सोने की अशफियां। उधर अंकित और विपुल को इन बीहड़ों में भटकते हुए कई घंटे बीत गए थे, लेकिन मंजिल अभी भी उनसे दूर थी। थोड़ी दूर तक तो रेत में उन्हें जीप के टायरों के निशान दिखाई पड़ते रहे, फिर हवा के झोंकों ने उन निशानों को मिटा दिया था। अंदाज से आगे बढ़ते बढ़ते वे रास्ता भटक चुके थे और अब चाह कर भी पीछे नहीं लौट सकते थे। उनके शरीर थकावट से चूर हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर कोई शक्ति थी जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। यार, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा सा रुक जाओ तो पानी पी लें। विपुल ने अपने हाथ में थमी बंदूक अंकित की ओर बढ़ाते हुए कहा। थोड़ी ही दूरी पर शारदा नदी का पानी ठाठे मार रहा था। अंकित ने आंखों ही आंखों से उसकी गहराई को नापने की कोशिश की, फिर बोला, लगता है कि नदी बहुत गहरी है, उसके करीब जाने में खतरा हो सकता है, लेकिन अब मुझमें पानी पिए बगैर आगे बढ़ पाने की शक्ति नहीं बची है। विपुल ने अपने सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। प्यास के कारण अंकित का भी बुरा हाल था। कुछ सोचकर उसने अपनी बेल्ट खोलकर उसके हुक को विपुल की कमर में बंधी बेल्ट में बांधा, फिर बोला, चलो पहले तुम पानी पी लो, मैं पीछे से तुम्हें थामे रहूंगा। सधे कदमों से विपुल नदी के कगार पर पहुंचा और चुल्लू में भरकर पानी पीने लगा। अंकित मजबूती से अपनी बेल्ट के दूसरे छोर को थामे रहा। उसके बाद भूमिका बदल गई। अंकित नदी के कगार पर पहुंचकर पानी पीने के लिए नीचे झुका ही था कि उसके पैर के नीचे की गीली बालू धसक गई। अंकित, संभालो अपने आप को, बेल्ट को मजबूती से थामे विपुल चीख पड़ा। अंकित ने बेहद समझदारी का परिचय दिया। बालू धंसते ही वह पीछे की तरफ लेट गया। अगर वह उसी जगह खड़े होकर अपने को संभालने की कोशिश करता तो अपने भार के कारण वहीं धंस जाता। इसके अलावा अगर विपुल बेल्ट को ना थामे होता तो भी इस समय वह नदी के पानी में गोते खा रहा होता। जमीन पर लेटे लेटे अंकित थोड़ा सा पीछे खिसका, फिर अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। विपुल ने उससे अपने गले से लिपटा लिया। मौत उनके बिल्कुल करीब से होकर गुजर गई थी। यहां से आगे चलो, किसी सुरक्षित जगह पर रुककर पानी पीऊंगा, अंकित ने कहा। दोनों दोस्त एक बार फिर आगे चल दिए। लगभग 1 किलोमीटर बाद नदी का किनारा कुछ उथला था। अंकित ने वहां रुककर अपनी प्यास बुझाए। पानी पीकर वह पीछे पलटा ही था कि चौंक पड़ा। विपुल, जरा ऊपर देखो, वह आसमान की ओर इशारा करते हुए चीख पड़ा। विपुल ने देखा तो वह भी चौंक पड़ा। एक कबूतर लाल रंग की शर्ट लिए धीरे धीरे उड़ता हुआ चला जा रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो राहुल की शर्ट है, हमें इस कबूतर को पकड़ना होगा, अंकित ने कहा और फिर कबूतर के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। विपुल भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन बालू में पैर धंसने के कारण वे दोनों तेज दौड़ नहीं पा रहे थे। उनके और कबूतर के बीच की दूरी हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। विपुल, किसी तरह रोको उसे, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, अंकित मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाया। ये सुन विपुल के जबड़े भींच गए। उसने बंदूक को ऊपर तानकर निशाना साधा और ट्रैगर दबा दिया। धान्य, एक तेज आवाज हुई और अगले ही पल कबूतर नीचे गिर पड़ा। अंकित ने दौड़कर देखा, गोली कबूतर के पंखों के करीब से निकल गई थी। उसे चोट तो नहीं लगी थी, हाँ दहशत में जरूर था। इसका मतलब कि थोड़ी देर में उड़ने लगेगा। दोनों बच्चों ने कबूतर को सुरक्षित देखा तो राहत की सांस ली। वे जल्दी जल्दी उसके पंजों से शर्ट खोलने लगे। विपुल भी अब तक करीब आ गया था। उसने शर्ट को देखते हुए कहा, इसके भीतर कुछ बंधा हुआ है, देखो क्या है। अंकित ने शर्ट में बंधी गांठ खोली तो उसमें रखी चिट्ठी बाहर निकल आई। उसे पढ़ने के बाद उसने विपुल की ओर बढ़ा दिया। पत्र को पते ही विपुल का चेहरा गंभीर हो गया। क्या सोच रहे हो, अंकित ने टोका, हम इन बीहड़ों में बहुत आगे निकल आए हैं, अब चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते, इसलिए पुलिस को लाने के बजाय हमें खुद को ही संकल्प और कौस्तुभ की मदद करनी होगी। विपुल ने अपने मन की बात कही। तुम ठीक कहते हो, अंकित ने सहमति जताई, बस एक समस्या है। क्या? डाकुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमारी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है। काश हम लोग लाल सिंह की कारतूसों की पेटी भी उठा लाए होते।
विपुल ने अफसोस जताया। हम लोग बंदूक और गोलियों से खूंखार डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें तो अपनी बुद्धि से उन पर विजय पानी होगी। इसलिए बंदूक या गोलियों के लिए चिंता करना बेकार है। अंकित ने समझाया। अंकित की बात सही थी। अगर उनके पास 10-20 कारतूस और होते तो भी वे क्या कर लेते। विपुल ने कौस्तुभ की शर्ट को अपनी कमर में बांधा और अंकित का हाथ पकड़कर आगे चल पड़ा। चलते चलते 1 घंटा बीत गया। इस बीच वे लोग बीसियों टीलों को पार कर गए, लेकिन किसी पर साधु की झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ी। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर थकने लगा था। यार, कोई और उपाय सोचो। इस तरह भटकते भटकते तो रात हो जाएगी और हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, अंकित ने एक जगह रुकते हुए कहा। विपुल ने आंख बंद करके कुछ सोचा, फिर सामने दृष्टि दोहराते हुए बोला, वह टीला सबसे ऊंचा मालूम पड़ता है। अगर हम लोग उस पर चढ़ कर देखें तो शायद झोपड़ी वाला टीला नजर आ जाए। यही ठीक रहेगा, अंकित ने सहमति जताई और दोनों उस ऊंचे टीले की ओर बढ़ चले। वह टीला काफी ऊंचा था। उसके शिखर तक पहुंचते पहुंचते दोनों की सांसें फूलने लगी थीं। वहां पहुंचकर दोनों काफी देर तक इधर उधर देखते रहे। बहुत ही अजीब इलाका था, चंबल घाटी से भी ज्यादा दुर्गम। वहां तो सिर्फ गहरी घाटियां होती हैं, जबकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीलों के साथ गहरी खायां भी थीं, जिनके कारण कई टीलों तक पहुंच पाना असंभव था। यहाँ से भी झोपड़ी वाला टीला दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने ऊंचे टीले पर चढ़ना बेकार गया, विपुल ने कहा और गुस्से से भननाते हुए अपने हाथ में पकड़ी बंदूक के कुंडे को टीले के ऊपर पटक दिया। टन तेज आवाज से आसपास का सन्नाटा भंग हो गया। यह आवाज कैसी थी? अंकित चौंक पड़ा। यार, मैंने गुस्से में ये बंदूक जमीन पर पटकी थी। कहते कहते विपुल ने अपनी बंदूक दोबारा पटक दी। इस बार भी टन की आवाज हुई तो अंकित बोला, लगता है कि यहाँ पर धातु की कोई चीज है। आओ देखते हैं क्या है। विपुल कौतूहल से भर उठा और उस जगह की मिट्टी हटाने लगा। बालू की अधिकता के कारण उस इलाके की जमीन काफी भुरभुरी थी, इसलिए वह हाथ से ही हटाने लगा। थोड़ी सी मिट्टी हटते ही विपुल आश्चर्य से भर उठा। वहां पर तांबे की एक छोटी सी गगरी दबी हुई थी। अंकित ने भी उस गगरी को देख लिया था। वह भी जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। गगरी के बाहर निकलते ही उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके अंदर सोने की अशफियां भरी हुई थीं।